हाय दोस्तों, आप सभी का अपने एजुकेटर प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो तो आज हम देखने जा रहे हैं साइंस के मॉडल पेपर जो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। हम इसमें एक-एक करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। हम कुछ ऐसे सीरीज लॉन्च करेंगे जिसमें केवल ऑब्जेक्टिव सीरीज ही हम कवर करेंगे। तो हम मॉडल सेट 1 का पार्ट 1 लेके आए हैं जिसमें हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे और बाकी का रिमेन्स जो क्वेश्चन बच जाता है हम आगे देखेंगे। तो बिना वेट किए हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। तो बिना वेट किए चलते हैं यार, तब तक आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट में आप जाके पूछ लेना, ठीक है? तो आप सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को का नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि जब भी हमारी लेटेस्ट अपडेट आए, जब भी वीडियो आए तो आप इजीली तरीके से आपकी को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख सको, ठीक है? तो चलते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, दर्पण की फोकस दूरी 1 एवं वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? पहला f इक्वल टू आर, नहीं यार। बी f इक्वल टू आर बाई टू, अच्छा, ठीक है। और f इक्वल टू टू आर, डी इक्वल टू थ्री बाई टू आर, नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा क्योंकि हम जानते हैं वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं ना, r इक्वल टू टू एफ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जब हम f को कर रहे हैं अलग तो ये लेफ्ट साइड में जा रहा है और डिवीजन में हो जा रहा है। वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन बी। बी तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। तो हम चलते हैं आंसर को भी देखते हैं। तो ऑप्शन बी भी है, ठीक है आंसर। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होगी, क्या होगी? 25 मीटर, अच्छा। 25 सेंटीमीटर, अच्छा। 25 मिलीमीटर, अच्छा। इनमें से कोई नहीं, नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि न्यूनतम दृष्टि दोष की न्यूनतम दूरी होती है, क्या होती है सामान्य दृष्टि के लिए, जहाँ तक हम देख पाते हैं। तो उसके लिए क्या होता है सामान्य दृष्टि के लिए? 25 सेंटीमीटर होती है। कितना? 25 सेंटीमीटर। तो इसका भी आंसर हम देख लेते हैं। तो इसका भी आंसर बी है, ठीक है। अब चलते हैं अपने बाकी क्वेश्चन की तरफ। है श्वेत प्रकाश, ये श्वेत है, ठीक है। श्वेत प्रकाश का रंग कौन सा रंग, सॉरी यार, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात कम झुकता है? कौन सा कम झुकता है जी? बैगनी कम झुकता है, लाल कम झुकता है, रेड, अच्छा नीला, रेड, पीला। अरे यार, नहीं नहीं, हम जानते हैं कि बैगनी का झुकाव कितना होता है जब भी किसी प्रिज्म से सूर्य की श्वेत प्रकाश गुजरती है। तो यहाँ पे 7 रंग की पट्टी एक दिखाई देती है। तो जहाँ पे सबसे नीचे होता है, क्या होता है? कौन सा होता है? हम्म, कौन सा होता है भाई? बैगनी होता है और सबसे ऊपर लाल होता है। सबसे ऊपर कौन सा होता है? रेड होता है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कौन सा सबसे कम झुक रहा है। सबसे कम कौन सा झुक रहा है? रेड कलर, ठीक है। अर्थात यहाँ पे हम ऑप्शन देख लेंगे, कौन सा होगा? ऑप्शन सी है, ठीक है। मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि किस तरह की को होती है? आभासी एवं सीधा, वास्तविक एवं उल्टा, आभासी एवं उल्टा, वास्तविक एवं सीधा। तो नहीं, यहाँ पे होता है ना, हमारे रेटिना पे जो भी प्रतिबिंब बनता है उल्टा होता है और क्या होता है? वास्तविक होता है। क्या होता है? उल्टा एवं वास्तविक। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। इसका भी हम आंसर देख ले रहे हैं, ठीक है। ठीक है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों? आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है भाई? आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे प्रकाश के परिवर्तन के कारण नहीं, ये इससे नहीं होता है। परिवर्तन के कारण नहीं, प्रकाश के परिवर्तन के कारण भी नहीं बनता। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, अच्छा। प्रकाश अपवर्तन कारण, ये इससे भी नहीं तो किससे बनता है? प्रकाश प्रकीर्णन के कारण बनता है, क्योंकि इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? बी होगा। देखते हैं, इसको भी देखते हैं हम। अब आंसर बी है, ठीक है। किसी दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, अच्छा, किस दर्पण के द्वारा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है भाई? समतल दर्पण के द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा, उत्तल दर्पण, इसमें कोई नहीं। देखो, समतल दर्पण के द्वारा बनता नहीं है। उत्तल दर्पण के द्वारा क्या होता है कि उसमें हम साइड मिरर के लिए यूज करते हैं तो छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो अवतल दर्पण के द्वारा बनता है क्या? वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब। किसका? इसका भी आंसर हम देख ले रहे हैं, सॉरी यार, वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण के कारण। तो आंसर क्या होगा हमारे पास? बी हो जाएगा, ठीक है। में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग में किया जाता है? अच्छा, लेंस निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती बल्कि नजदीक की वस्तुएं हमें दिखाई देती है। तो दूर की वस्तु देखने के लिए हम कौन से लेंस का यूज करते हैं भाई? इस लेंस का यूज करते हैं। और उसका प्रतिबिंब कैसा चाहिए हमें, छोटा या फिर बड़ा?
तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए वो तो पहले से छोटी होगी, नगण्य नहीं दिखेगी। तो उसके लिए हमें ऐसा लेंस चाहिए जो उस वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना के दे, ठीक है? तो उसके लिए हम कौन-सा लेंस, बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए हम कौन-सा लेंस का यूज़ करते हैं? अवतल लेंस का। तो अर्थात ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे? सी होगा, ठीक है? आंसर क्या होगा? आंसर सी होगा। हम देख भी पा रहे हैं यहाँ पे, सॉरी, हम देख भी पा रहे हैं ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से उपकरण विद्युत की उपस्थिति दर्शाता है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत की उपस्थिति दर्शाता है भाई? गैल्वेनोमीटर, मीटर, जनरेटर या वोल्ट मीटर? यार देखो, मीटर तो चलो, मोटर तो भाई हम जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज किया जाता है कि हमें चाहिए होता है तो उत्पन्न करने के लिए। जनरेटर का भी, वोल्ट मीटर तो भाई गैल्वेनोमीटर या फिर वोल्ट को मापने के लिए होता है। लेकिन गैल्वेनोमीटर होता है ना, वो विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है। किसकी? विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन क्या आएगा? ए। देखते हैं अभी, आंसर ए है अभी, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दाएं हाथ की अंगूठे का नियम को किसने प्रतिपादित किया था? दाएं हाथ के अंगूठे का नियम किसने प्रतिपादित किया था, मतलब किसने बताया था? ऑटल ने, फ्लेमिंग्स ने, आइंस्टाइन ने, मैक्सवेल ने। हम जानते हैं मैक्सवेल के दाएं हाथ का अंगूठे का नेम दिया था। कौन दिया था? मैक्सवेल ने दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा हमारे पास? मैक्सवेल, डी हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है। विभवांतर का ऐसा एक मात्रक कौन क्या होता है? वोल्ट, ओम, एम्पियर, कूलम्ब? क्या होता है भाई? क्या होता है? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट, जिसको हम वी से भी डिनोट करते हैं। किससे? वी से। आंसर ए होगा, ठीक है। देखते हैं आंसर ए, ठीक है। निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? किस संयोजन द्वारा? श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, श्रेणी एवं समांतर दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन, इसका ऑप्शन होगा ए, ठीक है। इसको भी हम देख लेते हैं, आंसर ए हो गया, ठीक है। चुंबकीय बल रेखा की प्राकृतिक होती है, काल्पनिक होती है, या फिर कैसी होती है? काल्पनिक होती है, वास्तविक होती है? वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो काल्पनिक होती है। यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं ऑप्शन ए लिखा हुआ है। अब 1 किलोवाट घंटा में किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? किसके बराबर? 0.36 इंटू 10 के पावर 10 जूल, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 जूल, 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल, या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन हमारा होगा सी। क्या होगा? सी, 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल, ठीक है। नवीकरण ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरण ऊर्जा के लिए कौन सा किसका यूज करते हैं हम? स्रोत, मेन स्रोत क्या है? नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। निम्नीकरण मतलब नई ऊर्जा के लिए जो भी स्रोत हमें मिलती है ना, तो उसके लिए क्या है? सौर ऊर्जा है। ऑप्शन बी होगा हमारे पास, ठीक है। देख पा रहे हैं 14 का ऑप्शन बी है। 15वां क्वेश्चन है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? अपसारी, अपसारी मतलब आभासी, एक तरीके से कर सकते हैं, जो वस्तु का बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता हो, आभासी प्रतिबिंब बनाता हो। तो कौन सा है? अवतल लेंस होता है इसमें। किस लेंस को कहते हैं आभासी लेंस, अपसारी लेंस? अवतल लेंस को बोलते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? प्राथमिक, अच्छा, प्रकाश के प्राथमिक वर्ण में कौन कौन से आते हैं? आप बताओ। लाल, हरा, नीला, ये क्या है? ये सारे ऊपर दिए गए हैं ना, वो सारे प्राथमिक वर्ण श्रेणी में ही आते हैं। तो यहाँ पे हम ऑप्शन किसके जाएंगे? डी के साथ जाएंगे, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन नेत्र को रंगीन भाग होता है? रंगीन का भाग, अच्छा, नेत्र का रंगीन भाग क्या होता है? क्या होता है? आइरिस होता है। कौन सा? देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया होगा, फॉर्निया है, पुपिल, पुतली होता है यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, बी ऑप्शन पुपिल नहीं होगा, पुतली होता है। रेटिना, आइरिस। आइरिस क्या होता है? जो हमारे आँख का जो गोला वाला पार्ट होता है ना, वहाँ पे देखना ब्लैक किसी का होता है, किसी का भूरा होता है, वही आइरिस है। तो वही रंगीन पार्ट होता है ना हमारे आँख का। कौन सा होता है रंगीन पार्ट? आइरिस होता है, ठीक है। 1 HP बराबर होता है, 1 HP किसके बराबर होता है? 7.6 के वाट लिखा होगा ना यहाँ पे, वाट आप हम लगा देते हैं। 760 वाट, 746 वाट, 780 वाट,
550 वाट। कितना होगा? ऑप्शन हमारा बी होगा, 746 वाट होगा। ठीक है जी। अब हम चलते हैं, देखिए ऑप्शन बी दिया हुआ है 746 वाट। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होता है, क्या होता है? जानते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है। परमाणु तो होगा नहीं, आयन होगा नहीं, प्रोटॉन होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वजह से ही क्या होता है, क्या उत्पन्न होता है? विद्युत धारा की गतिशीलता मिलती है, विद्युत धारा का भी निर्वहन होता है। ठीक है। एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? शक्ति का नहीं, शक्ति का तो भाई पी होता है। क्या होता है? शक्ति का पी होता है। आवेश का? अच्छा, ऊर्जा का जूल होता है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। एक आवेश का है यहाँ पे, तो यही होगा। आवेश का क्या होता है? एम्पियर घंटा होता है, ये अच्छा होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे दिया भी हुआ है। ठीक है। अब निम्नलिखित में कौन सा मात्र वाट के बराबर है? निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर रहता है? मात्रक यहाँ पे होगा ना, को यहाँ पे मिला लेना है हमने, होगा। ठीक है, वाट के बराबर है। जे एस, जे बाई एस, जे एस, एस बाई जे, या जे एस होता है, सॉरी यार, जे बाई एस होता है। जूल प्रति सेकेंड क्या होता है? वाट का मात्रक होता है। वाट का डब्ल्यू इजकल टू जूल पर सेकेंड। ठीक है, ये फार्मूला होता है मात्रा का। विद्युत धारा का मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। ठीक है, ये हम सभी जानते हैं। कौन सा है? एम्पियर होगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? रंग के लिए लिए भरदार गैस कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे है ना, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? इस पार्ट को आप भूल जाना, ये नहीं है, इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की क्या है, मात्रा बढ़ती जा रही है, जिससे ओजोन की परत, ओजोन O3 की परत घटती जा रही है, जिससे उसमें छिद्र होता जा रहा है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ती जा रही है। ठीक है, CO2, ऑप्शन सी होगा यहाँ पे। ठीक है जी। अब शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, विस्थापन, अपचयन। देखिए यार, वैसे उपचयन होगी, क्योंकि क्यों कि भोजन जब पचती है ना, जब भोजन का पाचन होता है तो ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। और ऊर्जा की उत्पत्ति अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। और ऊर्जा की उत्पत्ति भी उसी में होती है जिसमें अपचयन की प्रतिक्रिया हो। लेकिन भोजन उपचयन की प्रक्रिया में पहले अपघटित होता है, जिसको अपघटित होने के लिए अपचयन कहते हैं, विघटित होता है। तो उसके बाद जो श्वसन एक उष्मा क्षेपी अभिक्रिया हम बोलते भी हैं। तो शरीर का पाचन मतलब खाना पचना उपचयन अभिक्रिया है। क्या है? उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन ए होगा। काली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है, जानते हैं हम सभी, क्योंकि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होता है। जब देखना, जब आपको बिना बुझा हुआ चूना लेना, उसमें आप पानी डालना, देखना ऐसे धुंध मतलब थोड़ा भाप भी निकलेगा, हाथ डालोगे तो जलन सी की जैसी महसूस होगी उसमें। ठीक है, तो उसमें छिपी अभिक्रिया ऑप्शन ए होगा 25 का। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? यार, हम पिछले वीडियो में जब हम धातु अधातु के बारे में पढ़ रहे थे, धातु का जब हमने फर्स्ट लेक्चर देखा हुआ था पार्ट 1, तो उसमें हमने कुछ श्रेणी में देखा हुआ था कि बढ़ते क्रम में धातुओं की अभिक्रिया के अनुसार उसको कैटेगरी किया गया था। तो 26 का क्या होगा? ए, क्योंकि कॉपर सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? कॉपर है, कॉपर है। ठीक है जी। यहाँ पे है ना, आप लिख लो यहाँ पे, पूना नहीं है, चूना है। क्या है? चूना। ठीक है जी। चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है CaOH2। क्या हो गया? डी ऑप्शन होगा। ठीक है जी, डी ऑप्शन। कोई बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्या है? लाल को नीला कर देता है, उसका पीएच मान क्या होगा? अब देखिए, क्षारक का कितना होता है? क्षारक क्या करता था? लाल लिटमस पत्र को नीला में कर देता था, और अम्ल क्या करता था? नीले को लाल में कर देता था। तो हम जानते हैं कि पीएच स्केल पे हम देख रहे थे कि जब 7 से 14 के बीच में वेरी करता हो, वो क्या होता है? क्षारक का होता है। तो यहाँ पे कितना है? 7 से और 14 के बीच में कौन सा है? 11 है, 10 है। तो ए एवं बी दोनों होगा, अर्थात ऑप्शन डी होगा हमारे पास। चलते हैं ऑप्शन डी। ठीक है जी। एल्काइन में कार्बन के बीच कितने ससंयोजन बंधन बनते हैं? एक नहीं यार, एल्काइन में तो बनती नहीं, एल्काइल में बनता है एक। ठीक है जी। और एल्काइल में कितने बनते हैं? दो बनते हैं हमारे पास। कितने? जी, दो बनते हैं। अर्थात कार्बन के साथ ऐसे बनता है, तो दो बनते हैं कार्बन किसमें? अल्काइन में। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है जी।
CH3 COOH CH3 CHO CH Cl3। तो हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, ये होगा। ठीक है जी। रासायनिक सूत्र कितना होता है, C6H12O6। ठीक है जी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा हमारे पास, ग्लूकोज का रासायनिक। उच्च वाष्पीय अम्लों में सोडियम लवण कहलाते हैं साबुन। ठीक है, क्या कहलाते हैं, साबुन। ऑप्शन ए होगा हमारे पास। CHO अभिक्रियाशील मूलकों को कहते हैं, क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। क्या करते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं CHO। वैसे आई थिंक लास्ट चैप्टर में या फिर धातु अधातु में है, हम भूल रहे हैं। तो ऐसे आप देख लेना। CHO अभिक्रियाशील मूलकों को कहते हैं, क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। श्रेणी में किसी आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व की परमाणु त्रिज्या क्या होती है, यहाँ पे है, ये त्रिज्या है भाई, ये त्रिज्या है। क्या है, त्रिज्या। ठीक है जी। क्या होती है, त्रिज्या घटती है। ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में दे। FiO C नहीं यार, ये तो सी तो यहाँ पे आ गए, FlBeCO ठीक है यार, ये होगा हमारे पास, बी ऑप्शन होगा। चलते हैं देखते हैं यार, ऑप्शन बी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है ना 35 क्वेश्चन हो रहा है, मिलिकॉन। यार मिलिकॉन कुछ होता नहीं है। ठीक है जी। यहाँ पे होगा सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है, इनमें से कोई नहीं। यार यहाँ पे गलती से लिखा आ चुका है ना, ये ऑप्शन अधातु नहीं होगा, ये उपधातु होगा। क्या होगा, उपधातु होगा। ऑप्शन हमारे पास सी होगा। ठीक है जी। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में हुआ था। वैसे सर ऑब्जेक्ट ये गलती से साइंस में आ गया है, ये हमारे ज्योग्राफी का है क्वेश्चन है, अर्थात सोशल साइंस का है। वैसे आंसर हम बता देते हैं, उत्तराखंड में होगा, आप पढ़ लेना। वैसे भी निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। अच्छा, कौन सी धातु को किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, मैग्नीशियम को नहीं, सोडियम को। हाँ सोडियम को तो रखते हैं, इतना तो पता है हमें। सोडियम को, पारा को नहीं, टंगस्टन को। ठीक है, सोडियम को रखते हैं एवं किसको रखते हैं, एंड पोटेशियम को रखते हैं, के को भी रखते हैं, क्योंकि ये हवा से काफ़ी तेज गति में अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, जिसके कारण इसे सुरक्षित रखने के लिए हम किरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं। ठीक है जी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, तब तक हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक आप पढ़ते रहना यार। और आपकी एग्जामिनेशन काफ़ी करीब आ चुकी है, वो भी 14 फरवरी से है, तो आप पढ़ना यार, जो दिल लगा के पढ़ो। तब तक हम एक नए वीडियो में फिर से मिलते हैं नए जोश के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टेक केयर, बाय बाय। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों।